हेलो एवरीवन। तो ये पॉलिटी का आपका पहला लेक्चर है। 60 डेज प्लान का ये पहला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, रेगुलेशंस पढ़ेंगे, कुछ एक्ट्स पढ़ेंगे और कंपनी का कुछ रूल था, कंपनी के बनाए गए जो रूल्स थे उसको हम कवर करेंगे। साथ में क्राउन के कुछ अपने डायरेक्टिव रूल्स थे। ठीक है, क्राउन का जो डायरेक्ट जो है जब कंट्रोल हो जाता है इंडिया के पॉलिसीज के ऊपर, इंडिया की पॉलिटी के ऊपर, इंडिया के गवर्नेंस के ऊपर, तो वो जो है उसका इफेक्ट क्या आता है वो हम कवर करेंगे। इसके पहले थोड़ी सी हिस्ट्री हम देखते हैं। देखिए ब्रिटिश लोग जो होते हैं वो 1600 में इंडिया में एज अ ट्रेडर आते हैं, व्यापारी रूप में आते हैं। आप लोग का कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि मैम हिंदी में कराइए, तो देखिए अभी जो है ना 2 ही मंथ का टाइम है और हम हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ों में कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरी चीज़ें हिंदी में ही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड्स है बट हिंदी में एक्सप्लेन, सारी चीज़ें आप एक बार सुन भी लेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्रिटिश होते हैं एक ट्रेडर के फॉर्म में, व्यापारी के रूप में इंडिया में आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो होती हैं वो महारानी होती है ब्रिटेन की, वो जो है इनको जो है अनुमति दे देती हैं। किसको? जो अंग्रेज होते हैं कि आप इंडिया में जाइए, आप ट्रेड करिए, ट्रेडिंग राइट सारे मिल जाते हैं उनको। 1765 में 1765 में क्या होता है कि उनको दीवानी मिल जाती है। और दीवानी कहाँ की मिलती है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मिलती है। और दीवानी का मतलब ये होता है कि अभी तक तो आपको ट्रेड के राइट थे, लेकिन अब आपको रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के भी राइट मिल जाते हैं। ट्रेड के मतलब व्यापार के राइट थे, रेवेन्यू मतलब होता है आपको जो है टैक्स लगाना, धन जो है इकट्ठा करना, ये सब भी राइट मिल जाते हैं। और जस्टिस के भी, सिविल जस्टिस, थोड़ा बहुत न्याय वगैरह करने के भी अधिकार मिल जाते हैं। तो ये दीवानी होती है, इसको दीवानी कहते हैं। दीवानी क्या है? जो है आपका रेवेन्यू इकट्ठा करना है ना, पैसे जो है इकट्ठा करना, टैक्स लेना, और साथ में दीवान आपका ये सिविल जस्टिस, ठीक है, न्याय के अधिकार। तो ये भी अधिकार जो है कंपनी को मिल जाते हैं। आप कहीं ट्रेडर के रूप में जाइए और आप धीरे धीरे वहां से टैक्स लेना शुरू कर देते हैं और टैक्स लेने के बाद आपको ये भी अधिकार मिल रहा है कि छोटे मोटे जो न्याय की चीजें हैं वो आप न्याय भी कर दे रहे हैं। तो आपका देखिए राइट धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये राइट्स कौन दे रहा है? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट दे रही है। कौन था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट? इंडिया से क्या संबंध था? वो हमारे देश के लिए अपने लोगों को कैसे अधिकार दे सकती है कि आप वहां पे राइट दीजिए क्या नहीं, है ना। आप किसी कंट्री में जाएंगे तो आपको वहां से अनुमति पत्र मांगनी पड़ेगी ना कि हम आपके यहाँ राइट कर जो है कोई ट्रेड के लिए कोई अधिकार है कि नहीं है, ना कि आपके यहाँ के लोग आप कह देंगे कि आप जाके ट्रेड करिए। तो यहाँ पे सारा सिस्टम उल्टा चल रहा था। ठीक है, अब देखिए ये टेरिटोरियल पावर बन जाते हैं, ऐसी पावर जिनका जो है एक अधिकार बन जाता है कहीं पे। 1858 में 1858 में क्या होता है कि सिपाही म्यूटनी होती है और ब्रिटिश क्राउन जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेती है। देखिए तभी भी सब कुछ ब्रिटिश क्राउन ही करा रही थी। कौन करा था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का ही तो जो है था कि आप जाइए ट्रेड करिए, ठीक है, दीवानी राइट मिल जा रही है उनको, सब कुछ वही कर रही थी। लेकिन जब सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं और 1857 का क्रांति हो जाता है तो उनको लगता है कि जब सारी चीजें हाथ से निकल गई हैं, और जब हाथ से निकल गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये लोग कहते हैं कि जो कुछ गलत हुआ वो सब कंपनी ने किया है और हम जो अब करेंगे वो सब कुछ बहुत अच्छा कर देंगे। ठीक है, तो अब ये सब कंपनी के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि जो क्राउन है, जो राजा महाराजा है, वो सब कुछ देखेंगे अब। ठीक है, तो इस बहाने से वो फिर से जो है कुछ दिन इंडिया में सत्ता में बने रहते हैं और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है गवर्नेंस की। ठीक है, ये जो रूल है वो 15 अगस्त 1947 तक 1947 तक चलता रहता है। 15 अगस्त, उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है कि इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, आज़ादी तो मिल जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगा देश, लेकिन बिना संविधान के, बिना नियम के कैसे कोई रहेगा, है ना। इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, पॉपुलेशन इतनी है, तो नियम कानून तो कुछ चाहिए था ना। तो एम.एन. रॉय होते हैं ये, ठीक है, याद रखिए। एम.एन. रॉय ये सजेस्ट करते हैं कि एक 1934 में एम.एन. रॉय कहते हैं कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, ठीक है, संविधान सभा बनाइए जो संविधान का निर्माण कर सके। ठीक है, तो 1946 में जो है जनवरी 26 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है क्या होता है कि बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं वो हमारे, अगर रूट्स हम देखें तो हम बहुत सारे ब्रिटिश जो रूल होता है, जो लोग हमको जब राज कर रहे होते हैं ब्रिटिश लोग गवर्नमेंट इंडिया में आके, तो उनके जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ से अडॉप्ट की हैं। क्यों? इसका रीजन था क्योंकि वो हमारे देश पे इतने साल तक राज किए, हमने देखा उनके राज्य को, हम समझ रहे थे कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं का कोई सिस्टम तो अडॉप्ट करना ही था और हम उससे यूज टू थे, हम जानते थे, परिचित थे कि किस तरीके से काम चल रहा है, तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट की हैं।
और वहां से ही नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एलिफेंटाइन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एलिफेंट मतलब हाथी, अब समझते ही हैं कि, तो एलिफेंटाइन मतलब बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो विश्व के बहुत सारी कंट्रीज से हमने जो भी चीजें सही लगी हमने वहां से लिया, लेकिन हमने एज इट इज नहीं लिया, हमने मॉडिफिकेशन के साथ लिया है उनको, ठीक है। हमने अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन किए हैं और तब हमने अपने लिए उसको स्वीकार किया, ठीक है। तो ये चीज थी। अब नेक्स्ट हमारा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी रूल, ठीक है। कंपनी रूल जो है 1773 से लेकर 1858 तक चलता है। कंपनी रूल कब से? 1773 से 1858 तक चलता है। अब देखिए इसमें रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, 1773 पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 और चार्टर एक्ट ऑफ 1833। लास्ट जो हमारा चार्टर एक्ट है वो 1853 का है और कंपनी रूल यहीं पे हो जाती है खत्म, क्योंकि 1857 में क्रांति ही हो जा रही है। अब जो है उसके बाद जो है क्राउन रूल चलेगा। तो ये आपका कंपनी रूल है कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसी के बीच में एक एक्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, उसको हम मेंशन करेंगे अभी। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये पूरे एक्ट आते हैं। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए ये जो है ये जो एक्ट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस था इसका, क्योंकि ये पहला जो है स्टेप था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना ये पूरा जो है इसी एक्ट के थ्रू हुआ था, ठीक है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रेगुलेट कर रही थी किसको? कंपनी के अफेयर्स को, है ना। कंपनी को अपने अंडर, अपने कब्जे में लेना चाह रहे थे, क्योंकि उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए था ना। कंपनी के लिए थोड़ी ना सब किया था कि कंपनी जो है प्रॉफिट ले। दूसरा है रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है फंक्शंस ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया कि ठीक है आप जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से जो है इंडिया में काबिज हो सकते हैं, इंडिया में आप वहां पे रह सकते हैं। दूसरा है फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी फाउंड करता है। अभी कैसे फाउंड करेगा अभी हम बताएंगे, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब समझ रहे हैं ना कि फैमिली है 10 लोग की और एक लोग के पास सारी पावर है, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो आपकी मदर हो, ग्रैंड मदर हो, आपके ग्रैंडफादर हो या आपके पिताजी हो, तो उनके पास एक लोग के पास सारी पावर कंसंट्रेटेड है। इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। पावर एक लोग के पास है, थोड़ी थोड़ी चीजें उनके थ्रू, उनके पावर से आपको दी जा रही है कि ठीक है आपको कहीं जाना है तो चल ठीक है, आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी, आप ये ले लीजिए, आपको पढ़ना है तो आप ये कर लीजिए, बट पावर वहीं से आ रही है सारी, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आप कहिए तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल जो है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए फीचर्स क्या है। फीचर्स ये है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसी को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है बंगाल का, यानी कि उसकी पदवी थोड़ी और ऊंची कर दी जाती है। और उसके हेल्प करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल गठित होती है, ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए 4 लोग हेल्पर मिल जाते हैं, मतलब उनके मेंबर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट का जो है एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है कहाँ पे? कैलकाटा में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है कैलकाटा में। और यहाँ पे जो है 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है कैलकाटा में। इसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 जो है जजेस होते हैं, ठीक है। तो एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस होते हैं कैलकाटा के सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड, और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल में ये भी एक कंट्रोल होता है कि जो कंपनी के जो सर्वेंट्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो प्राइवेट ट्रेड, कंपनी में तो काम कर ही रहे हैं, साथ में प्राइवेट ट्रेड भी करते हैं ये लोग, ठीक है। प्राइवेट ट्रेड भी करते हैं और ये जो है आपका उनको कंट्रोल किया कि देखिए आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, प्राइवेट ट्रेड को मना किया गया, ठीक है। दूसरी चीज थी आपकी ब्रिटिश कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होती है वो अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेती है, वो एक नया संस्था बनाती है जिसको कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD, ठीक है। तो ये जो है गवर्निंग बॉडी होती है कंपनी के लिए, कंपनी की सारी चीज़ों को गवर्न करती है। रेवेन्यू यानी कि जो टैक्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो सिविल या जो मिलिट्री अफेयर्स होते हैं वो उनको सारा कुछ देखती है, ठीक है ना।
तो ये जो है पूरा कंट्रोल रखती है कंपनी के ऊपर, और ये जो है किसको रिपोर्ट कर देगी, ये जो है सीधे पार्लियामेंट को रिपोर्ट कर देगी, ब्रिटिश के। तो ये चीज़ होती है, और ये हमारा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब क्या हमने देखा यहाँ पे, देखिए कंपनी के अफेयर्स को, यानी कंपनी की जो चीज़ें हैं इंडिया में उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी यहाँ पे आती है। तो सेंट्रलाइजेशन कैसे होता है, गवर्नर जो बंगाल होता है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। सिर्फ सुनिए, ये स्टोरी है, जैसे कहानी सुनते हैं वैसे ही सुनिए, ठीक है। तो बंगाल को लोकेट करिए अपने दिमाग में, बंगाल कहाँ था, तो वहाँ का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। जो पहला गवर्नर जनरल होता है वो वॉरेन हेस्टिंग्स होता है, ठीक है। ये इतनी ही चीज़ होती है। उसके बाद जो है क्या होता है कि कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की जाती है 1774 में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट होता है, 1774 में किया जाता है। और इसमें जो है अच्छा, ये जो गवर्नर जनरल होते हैं उनके लिए 4 हेल्पिंग मेंबर्स भी होते हैं, जिसको कहते हैं कि काउंसिल, ठीक है ना, गवर्नर की काउंसिल बोलते हैं उसको। अब जो कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट होती है 1774 में, उसमें एक जो है चीफ जस्टिस और जो है 3 जजेस होते हैं। एक चीफ जस्टिस और जो है 3 जजेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि कंट्रोल करने के लिए जो कंपनी के सर्वेंट्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो प्राइवेट ट्रेडिंग भी करते हैं। जैसे सामान्य जो लोग होते हैं उनसे भी प्राइवेट ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो उसको जो है प्रोहिबिट किया गया। गिफ्ट वगैरह देने से मना किया गया कि आप गिफ्ट किसी से नहीं ले सकते, आप प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ जो है होती है आपकी ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक चीज़ और है, यहाँ पे एक कंट्रोलिंग बॉडी, ब्रिटिश का कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इस्टेब्लिश किया जाता है, और जो कंपनी के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की देखभाल करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट और इस जो है 1773 के एक्ट में एक रेगुलेशन में एक एक्ट और आता है जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट होता है, तो ये जो है कुछ डिफेक्ट्स होते हैं उसको जो है रेगुलेट करने के लिए 1773 में जो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं उसको जो है मैनेज करने के लिए एक एक्ट आता है, जिसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको कमर्शियल बॉडी बना दिया था कि आप कमर्शियल फंक्शन देखेंगे, ठीक है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि एक जो है बॉडी स्टैब्लिश किया था जिसको कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है सिविल और मिलिट्री चीज़ों को देख रहे थे, रेवेन्यू की चीज़ों को देख रहे थे। अब जो है पिट्स इंडिया एक्ट में आके ये कॉमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे सिर्फ, ठीक है। और एक नई बॉडी बनाई जाती है जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 बॉडी बन जाती है, एक तो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि कॉमर्शियल अफेयर्स देखने वाले, और एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। और डुअल गवर्नमेंट अलग होता है, अभी हम डुअल गवर्नमेंट भी देखेंगे, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट है, 2 जो है लोगों का गवर्नमेंट हो गया है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। अब देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होते हैं इम्पावर टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री रेवेन्यू। जितने भी जो है सिविल मिलिट्री रेवेन्यू की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से लेके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में दे दी जाती है, जो एक नई बॉडी होती है। क्लियर है इतना। अब देखिए कंपनी की जो टेरिटरीज हैं, जो कंपनी की टेरिटरीज है उनको कहा जाएगा ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। कहा जाएगा कि ब्रिटिश की पोजेशन है इंडिया में कंपनी की टेरिटरी जिसपे कंपनी अधिकार कर रही थी, अब उसको ये मान्यता मिल जाएगी कि वो कंपनी की टेरिटरी नहीं बल्कि वो ब्रिटिश की पोजेशन है, ब्रिटिश की जो है चीज़ है इंडिया में, ठीक है। तो कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल कर दी जाती हैं, ठीक है। सुप्रीम कंट्रोल हो जाता है किसका, जो ये ब्रिटिशर्स होते हैं। इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का जो है चार्टर एक्ट, ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो है फाइनल स्टेप था किसके लिए, सेंट्रलाइजेशन के लिए। मैंने सेंट्रलाइजेशन बताया था 1773 में स्टार्ट हो गया था, जब बंगाल का गवर्नर उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और वो कौन था, वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। यहाँ पे जो है सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे पहुंच जाता है। यहाँ पे जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जा रहा है। और ऐसे गवर्नर जनरल पहले कौन थे, ये जो है आपके थे विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ जो है बंगाल जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। वो सिविल मिलिट्री का जो पूरे इंडिया का सिविल मिलिट्री का अधिकार उनके हाथ में आ जाता है। विलियम बेंटिक ऐसे पहले गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है कि जो बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं वो उनसे छीन ली जाती हैं, ठीक है, उनसे छीन ली जाती है। सेंट्रलाइजेशन हो जा रहा है ना कि नीचे से पावर लेके एक ही जगह पावर आ जा रही है ऊपर, सिर्फ इंडिया के लेवल पे। और यहाँ पे अब तक जो लॉज थे वो उसको एक्ट, पहले वो रेगुलेशंस थे, अब उन लॉज को एक्ट कहा जाने लगा, ठीक है। कब, 1833 के बाद।
ये जो है एंड कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी एंड प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कहते हैं आप कॉमर्शियल बॉडी अब नहीं रह गए, अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, बट देखिए यहाँ पे जो है एक कोशिश होती है, ठीक है, एक कोशिश होती है कि जो आपका कंपटीशन सिस्टम है उसको स्टैब्लिश किया जाए, लेकिन ये जो है मना कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो लोग होते हैं वो मना कर देते हैं कि ऐसा कोई जो है नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये मैंने बताया कि 1833 में पहली बात तो सेंट्रलाइजेशन पीक पे पहुंचती है। गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल होते हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं, सारी सिविल और मिलिट्री पावर उनके हाथ में हो जाती है, और ऐसे पहले गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरी चीज मैंने बताई, डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं रह जाती है। अभी जो लॉज प्रीवियसली जो एक्ट्स थे, अब इसके बाद जो है 1833 के बाद उनको एक्ट कहते हैं। जो लॉज थे पहले वो रेगुलेशन थे, अभी जो है एक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको कॉमर्शियल बॉडी जो है उनकी खत्म कर देते हैं कि कॉमर्शियल बॉडी नहीं होंगे, आप अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेंगे, ठीक है। और जो कंपनी की टेरिटरीज होंगी अब उसको कहेंगे इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, कंपनी की टेरिटरीज इन टेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी कहेंगे, मतलब हिज मैजेस्टी यानी कि जो वहाँ के साम्राज्ञी हैं, जो राजा महाराजा हैं, उनकी पोजीशन है, उनकी चीज है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 का चार्टर एक्ट हम स्टार्ट करेंगे, और इसमें अगर एग्जाम में आता है कि कंपटीशन को जो है लाने के लिए पहला अटेम्प्ट कब किया गया था, तो ये 1833 में था, लेकिन ये जो है सक्सेसफुल कब हुआ था, तो ये 1853 में हुआ था, ठीक है। तो 1853 में क्या होता है कि थोड़ा सा लोकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है यहाँ पे, यानी कि जो इंडियंस हैं इनका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा। सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो होते हैं उनके लिए एक सेपरेट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है बना देते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन आपका अलग होगा और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग होंगे। एडिशनल 6 न्यू मेंबर्स को जोड़ दिया जाता है, इंडियन, इसको कहते हैं हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। 6 नए मेंबर को जोड़ दिया जाता है किसकी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में, और उसी को हम कहते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसी को हम मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती है उसी को हम मिनी पार्लियामेंट या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। इन्होंने जो है ओपन कॉम्पिटिशन जो है इंट्रोड्यूस करने की बात की कि ओपन कॉम्पिटिशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और पहली बार इसमें जो है एक स्पेशल फंक्शन गवर्नमेंट के अंतर्गत स्पेशल मशीनरी रिक्वायर होती है और स्पेशल प्रोसेसेस होते हैं इसमें, यानी कि जो मिनी पार्लियामेंट होती है या जो फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है 6 मेंबर्स का, उसमें जो है कहीं ना कहीं इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन अभी मिलना शुरू हो जाएगा यहीं से, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे इसको। ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है ना। ये मैकॉले कमेटी गठित होती है 1854 में इसी के लिए, जो ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम है इसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये जो कंपनी का रूल है वो जो है एंड हो जाता है यहाँ पे, और कोई जो है एक स्पेसिफिक टाइम, पहले जब क्या होता था कि कोई एक्ट आता था तो ये स्पेसिफिक टाइम होता था कि इस साल जो है अब से जो है इतना तक कंपनी अभी रूल करेगी, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया कि कंपनी कब तक रूल करेगी। इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वही जो मैंने बताया था कि जो काउंसिल में 6 लोग थे उसमें से 4 जो है वो इंडियंस होने थे, ठीक है। 6 में से 4 इंडियंस होने थे, और कौन कौन थे वो, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, ठीक है। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, है ना। MAB2 ऐसे में मैं जो है आप कैसे याद कर सकते हैं कि बॉम्बे और आपका आगरा, ठीक है। तो M से मद्रास, ठीक है, A से आगरा, और B2 से बॉम्बे और बंगाल, ठीक है, MAB2। तो जो है 4 लोग जो है मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के लोग जो है उनको जो है इंडियन जो काउंसिल थी, यानी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, 6 में से 4 मेंबर जो है इंडियंस को नॉमिनेट किया गया, ये प्रिंसेस थे। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जो आपका कंपनी रूल था, कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक चला, और इसके बाद 1857 की क्रांति हुई, और तब जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सत्ता अपने हाथ में ले लिया कि अब हम सब कुछ सही कर देंगे, ठीक है। तो पहला जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो पहला, अच्छा ये इसका हम टाइम पीरियड देख लेते हैं। जो ब्रिटिश क्राउन है वो 1858 से लेके 1847 तक चला, ठीक है। 1847 के बाद हमें आज़ादी मिली गई थी, तो 1847 तक जो है क्राउन का रूल चलता है, ठीक है। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ऐसा पहला एक्ट था, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि पावर ऑफ जो है, जो पावर होती है वो हर मैजेस्टी, यानी कि जो साम्राज्ञी होती हैं, जो क्वीन एलिजाबेथ होती हैं, उनके हाथ में सारा पावर चला जाता है, कंपनी के हाथ में कोई पावर नहीं रह जाता।
और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं उनको वाइसराय ऑफ इंडिया का नाम दे दिया जाता है। कहता है कि अब आप वाइसराय ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। एक नया जो है ऑफिस खुल जाता है और पहले ऐसे वाइसराय ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था, बहुत ध्यान रखिएगा कि डबल गवर्नमेंट सिस्टम कब स्टार्ट किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट में जो है 1784 में, याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, दो बॉडी थी, वो जो है एस्टेब्लिश की गई थी। तो वहां से जो है दो लोग की का राज था, इसको कहते हैं डबल गवर्नमेंट। और यहाँ पे 1858 में आके डबल गवर्नमेंट जो है अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो बीओडी और सीओडी को कम्प्लीटली खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होती है उनको हटा के एक नया टाइटल आ जाता है जिसको नाम है वाइसराय ऑफ इंडिया। और ऐसे पहले वाइसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। अब फिर से एक बार याद करते हैं कि 1773 में जो आपके गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। देखें तो ऐसे पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके बाद जो है 1700 जो है हम आगे आते हैं और 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे होते हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल इंडिया के लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं। फिर से जब क्राउन रूल आता है 1858 में, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं उनको हटा के एक नया पोस्ट बनाया जाता है जिसको कहते हैं वाइसराय। तो वाइसराय जो पहले वाइसराय होते हैं वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, बीओडी सीओडी एंड हो जाता है। अथॉरिटी जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास एक नई जो है बॉडी और बनाई जाती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की जो अथॉरिटी होती है उनके पास चली जाती है, ठीक है। तो ये जो है एक मेंबर होते हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक मेंबर होते हैं। कौन होता है? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक मेंबर होते हैं, ठीक है। और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं इंडिया में। 15 मेंबर की काउंसिल बनाई जाती है, किसको? टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है 15 मेंबर की जो काउंसिल होती है उसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना? अभी वाइसराय हो गया, वाइसराय आ गया। इसमें 1858 में एक नया और बॉडी बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो लंदन में होते हैं। और जो है ब्रिटिश के मेंबर, कैबिनेट मेंबर होते हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। 15 मेंबर की बॉडी दी जाती है इनको कि आप जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करिए, ठीक है। तो और जो ये सेक्रेटरी होते हैं आपका एसओएस होते हैं, ये चेयरमैन होते हैं 15 मेंबर बॉडी जो काउंसिल होती है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम था। और नेक्स्ट जो हमारा है वो आपका है इंडियन कैबिनेट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। 1861 में क्या होता है कि सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोग कोशिश करते हैं कि इतना जो है सब कुछ हुआ है, अगर इंडियंस को थोड़ा बहुत हम लाएंगे नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो इन लोग को जो है ये विद्रोह चलता रहेगा। और अच्छा है कि इनको इंक्लूड कर लिया जाए। तो इनको इंक्लूड किया जाता है, कोऑपरेशन मांगा जाता है इंडियंस का। इंडियंस को कहा जाता है कि आप जो है आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसमें आपको काम मिलेगा, ठीक है। यानी कि काउंसिल वगैरह में इनको मेंबरशिप देते हैं। तो देखिए, एसोसिएटेड इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब जो है यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियन को जोड़ लिया जाता है कि ठीक है आप भी सेटिस्फाइड रहिए, कोई ऐसा विद्रोह मत करिए। वाइसराय जो होते हैं नॉमिनेट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन हिज काउंसिल। तो देखिए, जो वाइसराय की काउंसिल होती है उसमें वाइसराय जो है कुछ दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक तो ऑफिशियल और एक नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल जो होते हैं वो ब्रिटिश के जो लोग होते हैं और नॉन ऑफिशियल इंडियंस होते हैं। तो इन्होंने कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया, उनके पास पावर बहुत कम होती है, नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 1962 में कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। 1962 में कैनिंग जो है 3 इंडियंस को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है क्या करते हैं, जगह देते हैं। ऐसे ही गवर्नर जनरल की जब काउंसिल बनी थी तो 6 मेंबर्स उसमें ऐड होने थे। 6 में से 4 मेंबर्स इंडियन थे। वो कौन कौन से थे? MAB2, ठीक है, याद रखिएगा MAB2। तो ये कौन था MAB2 बता दीजिए जो है हमें कमेंट सेक्शन में। अब देखिए, राजा ऑफ बनारस और महाराजा ऑफ पटियाला, ये जो वाइसराय की काउंसिल, याद रखिएगा गवर्नर जनरल और वाइसराय की काउंसिल में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे 3 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 1961 में। उसके बाद जो है जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं जो 1833 में ले ली जाती हैं वो बॉम्बे और मद्रास को फिर से वापस दे दी जाती हैं, ठीक है। एक जो है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बिहार के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के लिए और पंजाब के लिए, यानी कि बिहार के लिए 1862 में, 1868 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के लिए और 1897 में पंजाब के लिए न्यू जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जाती है, स्थापित की जाती है, ठीक है। तो बिहार का याद रखिएगा 1962 में। अब देखिए
वाइसराय को एम्पावर कर दिया जाता है कि वो लॉज बना सकते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कैनिंग ने पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में स्टार्ट किया था। और इसमें क्या होता है, जैसे हम पोर्टफोलियो अभी भी होता है ना कि कोई मिनिस्ट्री किसी को मिल गई, कोई किसी को मिनिस्ट्री मिल गई, है ना। तो ऐसे ही पोर्टफोलियो सिस्टम होता है, किसी पर्टिकुलर पावर जो है वो किसी एक इंसान को दे दिया जाता है, किसी एरिया का पावर, और उसको ये मिनिस्ट्री अलॉट कर दी जाती है कि आप इस क्षेत्र में काम करेंगे। तो ये जो है 1961 में स्टार्ट हुआ था। वाइसराय को ऑर्डिनेंस पावर मिल गई थी कि अगर कोई इमरजेंसी है तो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक की होगी, ठीक है। तो ये था हमारा सॉरी। नेक्स्ट हमारा है काउंसिल एक्ट ऑफ 1882, ठीक है। 1892 का 1861 का काउंसिल एक्ट हमने देखा। लोकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा मिलता है, ठीक है। जो वाइसराय की काउंसिल होती है इसमें 3 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। राजा कौन कौन होते हैं, देखिए इसमें अभी हमने देखा था, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो 3 मेंबर जो होते हैं इनकी काउंसिल में, ये जो है एडमिट किए जाते हैं। ये है आपका राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सरदिलगढ़ राव। अब जो है हम आते हैं 1892 में। ये जो है इंक्रीज हो जाता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पे, ठीक है। अभी मैंने बताया था वाइसराय ने अपनी काउंसिल में जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो है इलेक्ट किया था। अब नंबर जो होता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का वो जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर बढ़ जाता है। कहाँ पे, सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी, सेंटर और प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन जो है आपका नॉमिनेटेड जो ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है, उनकी मेजॉरिटी मेंटेन रहती है। ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी घटाते बढ़ाते नहीं, वो मेंटेन रहती है। बट नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो है वो घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, उनको इंक्रीज कर दिया जाता है। अब देखिए पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका जो एक्ट है वो है काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। यहाँ पे जो है पहली बार जो है डिस्कस करने के लिए बजट को, कि बजट आप डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि एड्रेस कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं अपने, तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद है नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन जो है यहाँ पे करा जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसराय के रिकमेंडेशन से, ठीक है। किसकी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसराय के रिकमेंडेशन से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है उनको जो है क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो वाइसराय रेकमेंड करते हैं वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये PLC यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन से जो है ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वाइसराय ये नॉमिनेट कर देते हैं। अब हम अगर प्रोविंसेस में आए तो प्रोविंसेस में गवर्नर जो है किसके रिकमेंडेशन से, गवर्नर जो है रिकमेंड करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, आपका यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चैम्बर्स। तो इन लोगों के जो है सजेशन से, रिकमेंडेशन से जो है गवर्नर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्शन वाज वर्ड नॉट मेंशन, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन इलेक्शन जैसा कोई वर्ड मेंशन नहीं किया गया था। किसमें, 19 जो आपका जो एक्ट था ये 1892 के एक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। 1909 का एक्ट क्या था, काउंसिल एक्ट। देखिए ये जो एक्ट है इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। एंड मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी होते हैं और मिंटो जो होते हैं वो वाइसराय ऑफ इंडिया होते हैं। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंक्रीज कर देती है साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की, बोथ सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो साइज है वो इंक्रीज कर दी जाती है सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों ही लेवल पे। जो मेंबर्स होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनकी संख्या 6 से 16 कर दी जाती है, ठीक है। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं इनकी जो संख्या है वो 6 से 16 कर दी जा रही है। और स्टेट में यूनिफॉर्म नहीं है, उन्होंने कहा कि अपनी सुविधा से आप स्टेट में कर सकते हैं, लेकिन जो है सेंटर में जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या 6 से 16 से 60 कर दी जाती है। रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी, अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी बरकरार रहती है, ठीक है। ऑफिशियल मेजॉरिटी रहती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने कहा कि आप नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रख सकते हैं, ठीक है, प्रोविंसेस में। फिर क्या है, इनलार्ज फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। सेंटर और स्टेट दोनों के ही फंक्शंस जो है उनका दायरा बढ़ जाता है, ज़्यादा काम कर सकते हैं ये लोग। तो जो फंक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे बढ़ा दिए जाते हैं। अलाउड टू आस्क क्वेश्चन, तो पहली बार क्वेश्चन आस्क पूछना जो है ये जो है अलाउ कर दिया जाता है 1909 में। और 1992 में, याद रखिएगा 1992 में बजट पे डिस्कस और एड्रेसिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट। तो अभी तो 19 आपका जो इसके पहले वाला जो आपका था 19
हाँ 1992 का, ठीक है 1992 का यहाँ पे बजट डिस्कशन का सिर्फ अधिकार था, लेकिन 1909 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी मूव कर सकते हैं और रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं बजट पे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं। यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय और गवर्नर जनरल, ठीक है गवर्नर जनरल, जो गवर्नर की जो काउंसिल होती है और जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, वहाँ पे इंडियंस को एसोसिएट करने की बात की। और इससे पहले मेंबर जो हैं जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे वो है सत्येंद्र प्रसाद, ठीक है सत्येंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट हमारा है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है इसमें मुस्लिम्स को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, इसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, ठीक है। और जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, ठीक है ना, तो इन लोग को भी सेपरेट जो है आपका रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है पहली बात तो लीगलाइज कर दिया जा रहा है, कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया जा रहा है, और मॉर्ले जो है और मिंटो जो है ये फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से फेमस हो जाता है इसी के बाद से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड भी रिफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये रिलैक्स कर देता है सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस के ऊपर जो सेंटर का कंट्रोल जो अधिकार होता है उसको थोड़ा रिलैक्स कर देता है, अधिकार कम कर देता है, थोड़ा सा सेंटर प्रोविंसेस को ज्यादा थोड़ा ऑटोनॉमी दे देता है। डिमार्केटेड द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिमार्केट कर देता है, ठीक है। कैसे? प्रोविंशियल सब्जेक्ट को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक तो ट्रांसफर्ड होते हैं और एक रिजर्व होते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं डायरार्की, ठीक है। डबल गवर्नमेंट मैंने बताया था अलग होता है, जहाँ पे बीओडी और सीओडी आ गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डायरार्की आ रही है, यहाँ पे जो है जो प्रोविंशियल कहाँ पे 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, यहाँ पे जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो होते हैं गवर्नर जनरल जो है उनके साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, वो लोग मिलकर जो है लॉ बनाएंगे, ठीक है ना। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और रिजर्व जो होते हैं वो जो है गवर्नर विद द हेल्प ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से जो है रिजर्व सब्जेक्ट उनके पास रहता है, जो डिसीजन लेना होता है तो गवर्नर और जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है करती है, लेकिन इसमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो जो है क्या होता है कि उनका कोई वो नहीं होता है, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, वो फ्री होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना इसको। तो ये जो है आपका हो गया। और नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन। तो यही 1919 में बाईकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन का जो है स्टार्ट होता है। डायरेक्ट इलेक्शन जो है मतलब क्या होता है कि अपर बाईकैमरलिज्म मतलब अपर और लोअर हाउस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा जैसे होता है वैसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 6 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 3 मेंबर्स को वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस होना था, ठीक है। 1909 में जो है कम्युनल अवार्ड था वो दिया गया, और अब जो है 1919 में इसको और बढ़ा दिया गया, और बढ़ा के क्या कर दिया गया कि इसको जो है सिक्स को पहले मुस्लिम को ही मिला था, अभी यहाँ पे सिख इंडियन जो क्रिश्चियंस थे, एंग्लो इंडियन से सबको जो है कम्युनल अवार्ड जो है आपका लोग रिप्रेजेंटेशन है सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है। हर जात के लोग अपने ही जात के लोग को वोट दे सकते हैं, कोई दूसरे को नहीं देगा। लिमिटेड फ्रेंचाइजी यानी कि जो वोटिंग देने की राइट थी वो बहुत कम थी, बहुत ही लिमिटेड थी। न्यू ऑफिस एक बनाया जाता है जिसको कहते हैं हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन। तो ये जो हाई कमिश्नर है इंडिया के वो लंदन में रहेंगे, उनको जो पावर है एसओएस के यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कुछ पावर्स जो है हाई कमिश्नर के पास चली जाएंगे। देखिए यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1926 में। सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, मतलब सेंट्रल बजट से प्रोविंशियल बजट अलग हो जाता है और आप प्रोविंसेस जो है अपने हिसाब से अपना बजट निर्माण कर सकती हैं। स्टैट्यूटरी कमीशन जो है एक गठन होता है और जिसका निर्णय ये होता है कि 10 साल बाद ये आएगी और 10 साल बाद जो है ये डिसाइड करेगी कि मतलब जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म था ये कैसा चल रहा था, ठीक है। तो देखिए इस जो कमीशन होती है उसको कहते हैं साइमन कमीशन, और ये नवंबर 1927 कब आती है? नवंबर 1927 में आती है। और ये जो टाइम होता है 10 साल, ये 10 साल पे ना के 8 ही साल पे और पहले आ जाती है, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट announced the appointment of 7 members statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon। जॉन साइमन के जो है अंडर एक 7 मेंबर की कमीशन होती है जिसमें कोई भी मेंबर इंडियन नहीं होता। इंडिया के ही भाग्य को बनाने की बात की जा रही है, इंडिया के लिए ही जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की जा रही है, लेकिन इंडियंस ही जो है पार्ट नहीं थे उसका, तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है। इसको जो है बहुत इंडिया में जब ये लोग साइमन आते हैं तो रेड फ्लैग दिखाया जाता है इसको, ठीक है ना।
और यहाँ पे क्या होता है कि द कॉम्पोजिशन, जो इसका जो कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट 1930s में लोग सबमिट करते हैं और रिकमेंड करते हैं एबोलिशन ऑफ डायरकी। ठीक है, डायरकी जो है को एबॉलिश करने के लिए इसको जो बात करते हैं, ये कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस में दी जाए। इनका और भी कहना था कि जो है ये जो फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट को एस्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट, तो एग्जाम में आता है कि जो साइमन कमीशन था उसने भी कहा था कि कम्युनल इलेक्टोरेट है इसको कंटिन्यू किया जाए, इसको रोका ना जाए। ठीक है, और इसी को सब चीज़ों को जो है रिजॉल्व करने के लिए एक आपका प्रपोजल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, और जिसमें जो है बहुत ही ज़्यादा एड़ी चोटी लगा दी गई थी कि कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करे इसमें, क्योंकि पहला जो मीटिंग था वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो विदाउट कांग्रेस हो गया था, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया था। तो लोगों की कोशिश थी कि जो है गांधी जी को या कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जाओ कांग्रेस की, वो जो है पार्टिसिपेट करें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेकेंड वाले में। तो ये पूरा सिस्टम था। कम्युनल अवार्ड के बारे में देखते हैं। देखिए 1932 ये जब जो ये कब आए थे साइमन कमीशन, नवंबर 1927 में, और कम्युनल अवार्ड जो है अगस्त 1932 में हुआ। रैमसे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया क्या चीज़, ये अनाउंस स्कीम रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, एक माइनॉरिटीज के लिए एक जो है स्कीम रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज के लिए एक स्कीम घोषित किया, और इसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड। ठीक है, इसमें क्या किया कि ये सिर्फ कंटिन्यू नहीं रहा मुस्लिम के लिए, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, और ये बल्कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी कर दिया गया। गांधी जी इससे बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए, और यरवदा जेल में ही फास्ट एंड टू डेथ कर दिया कि मैं जब तक जो है कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगा, जब तक ये चीज़ नॉर्मल जो है इसको वापस नहीं लिया जाए। तो फास्ट एंड टू डेथ हुआ। और लास्टली क्या होता है कि एग्रीमेंट बन जाता है, और कांग्रेस लीडर जो है और डिप्रेस्ड जो लीडर्स हैं वो लोग मिलके जो है बात आपस में बात होती है, एक जॉइंट इलेक्टोरेट बनता है ना, पूरा पैक्ट होता है, और यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो है कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। तो ये आपका जो है था कम्युनल अवार्ड। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा जस्ट सेकेंड, हाँ 1935 का है। देखिए इसमें जो है ये बहुत ही बल्कि एक जो है पूरा ये एक्ट था, ये सेकेंड माइलस्टोन था टुवर्ड्स द कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये जो है एक बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, इसमें 371 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल्स थे। ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, प्रिंसली और जो है आपका प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स मिलके जो है बनाते हैं। इसमें फेडरल लिस्ट 59 होता है, प्रोविंशियल लिस्ट जो है लिस्ट में डिवाइड हो जाता है 3 लिस्ट में, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रोविंशियल में जो है 54 होते हैं, और जो है कॉन्करेंट लिस्ट में 36 होते हैं। ठीक है, तो जो फेडरल लिस्ट होती है उसमें जो है कौन, उसमें जो है सेंटर निर्णय लेगा, प्रोविंशियल लिस्ट में भी स्टेट निर्णय लेगा, और कॉन्करेंस लिस्ट में जो है दोनों ही मिलकर निर्णय लेंगे। अगर कोई बात पे डिस्प्यूट होता है तो वो जो है फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी की बात मानी जाएगी। तो ये पूरा था। अबॉलिश डायरकी, तो प्रोविंसेस में डायरकी इन्होंने अबॉलिश कर दिया। ठीक है, प्रोविंसेस से माइनस कर दिया डायरकी, और एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। ठीक है, सेंटर में डायरकी जो है एक्सेप्ट। डायरकी क्या होता है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, बाई कैमरलिज्म जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया 6 स्टेट्स में बाई कैमरल। कौन कौन से थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम, यूपी, और जो है आपका ये 6 स्टेट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे B3AMU, ठीक है, B3AMU मतलब B3 में बंगाल, बिहार और जो है आपका मद्रास, सॉरी बंगाल, बिहार और बॉम्बे, और AMU आप समझते हैं AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये याद रखिएगा, मैं बस कोरिलेट करने के लिए बता रही हूँ। तो एक A से आसाम था, M से जो है आपका क्या था मद्रास था, और जो है हाँ तो और यू से यूपी था। ठीक है, तो मद्रास, आसाम और यूपी। ठीक है, मद्रास, आसाम और यूपी AMU हो गया, बंगाल, बिहार और जो है बॉम्बे आपका B3 हो गया। एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन्स एंड जो है बहुत सारे और लोग थे, जैसे जो कम्युनल जो देखिए अभी एग्जाम में आ गया कि 1935 का जो एक्ट था वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, तो बिल्कुल बढ़ाया। इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस बल्कि वुमेन्स को भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ला दिया। दूसरा है एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी। अब देखिए जो वोटिंग राइट्स थी वो अभी तक बहुत कम थी, अब थोड़ा 10% लोगों को दे दी गई हैं। ठीक है, RBI का एस्टेब्लिशमेंट होता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होता है। फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1937 में, कहाँ पे, दिल्ली में, और इसके जो चीफ जस्टिस होते हैं वो होते हैं मॉरिस गुएर। ठीक है, मॉरिस गुएर। तो ये हमारा पूरा था। अब है इंडिपेंडेंस, जो इंडिया से इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए जून 30 1948 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ये कह दिया कि इंडिया जो है में जो रूल है वो खत्म हो जाएगा ब्रिटिश का जून 30 1948 में, और ये जो है अनाउंस किया जो PM थे क्लीमेंट एटली ने।
जैसे ही अनाउंस हुआ कि जो है 30 जून 1948 को जो है ब्रिटिश रूल इंडिया में समाप्त हो जाएगा, ब्रिटिश ये जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने पार्टीशन की डिमांड शुरू कर दी कि हमको एक नया अपना पाकिस्तान चाहिए, हम इंडिया में नहीं रहेंगे। जो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं वो पार्टीशन प्लान आगे रखते हैं, इसको माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो रूल है वो इंडिया में खत्म हो जाता है और इंडिया जो है क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट सोवरेन जो है इंडिपेंडेंट और सोवरेन जो है स्टेट बन के सामने आती है। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि टू इंडिपेंडेंट डायमेंशंस जो है यहाँ पे स्टैब्लिश होते हैं। एक तो आपका जो रहता है इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, आपका डोमिनियन। ठीक है, टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनते हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसराय, जो वाइसराय की ऑफिस थी वो एबॉलिश कर दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दी जाती है कि ये जो है जो भी जिस तरीके का अपना जैसा गवर्नमेंट बनाना चाहे वैसा ही संविधान अपने लिए बना सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को एबॉलिश कर दिया जाता है। ग्रैंड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट को ये अधिकार दे दिया जाता है कि चाहे वो इंडिया के पास जाए, चाहे वो पाकिस्तान से मिल जाए, और अगर वो चाहें तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो ये अधिकार जो इंडियन प्रिंसली स्टेट को मिल जाता है। ठीक है, ब्रिटिश मोनार्क को डिप्राइव कर दिया जाता है कि अब वो जो है इंडिया के साम्राज्ञी नहीं बनेंगी। ठीक है, और वीटो बिल जो है नहीं करेंगी, अपना ही वो जो है गवर्नर जनरल को कहिए कि मेरे लिए किसी बिल को रिजर्व करिए, क्योंकि उनको देखना है। तो ऐसा कोई जो है रिकमेंडेशन नहीं होगा कि कोई बिल जो है उनको गवर्नर जनरल द्वारा उनके लिए जो रिजर्व नहीं किया जाएगा, कोई वीटो का अधिकार उनको नहीं होगा। 14-15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में खत्म हो जाता है। ठीक है, माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल होते हैं इंडियन डोमिनियन के, और ये जो है शपथ दिलवाते हैं जवाहरलाल नेहरू को एज द पीएम ऑफ द इंडिया। पहले पीएम बन जाता है जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में फॉर्म होती है और जो है ये पार्लियामेंट बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा था। अब एक चीज और है जो हमें देखना है, देखिए मेंबर्स है और पोर्टफोलियो है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू थे वो पोर्टफोलियो जो बना था गवर्नमेंट, हम जो है नॉर्मल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, पोर्टफोलियो गवर्नमेंट जो था वो जो है आपका एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस थे। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है एक्सटर्नल चीजें जितनी है वो सारी चीजों की याद रख लीजिएगा, ऐसे एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ, ये भी इंडिया में नहीं था, बाहर ही था, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग। तो जो पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो है इंडिया में जितनी चीजें थी इंडिया को यूनाइट करने के लिए काम किया था इन्होंने, तो होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग पटेल जी के पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास फूड और एग्रीकल्चर था, बिहार से थे, तो जानिए बिहार में ज्यादा फूड एग्रीकल्चर होता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। डॉक्टर जॉन मथाई जो है इंडस्ट्रीज और सप्लाईज, तो समझ लीजिए कि जॉन मतलब क्रिश्चियन थे ना ये, तो ये इंडस्ट्रीज और सप्लाईज से ये रिलेटेड थे। जगजीवन राम लेबर से थे, बलदेव जो है सरदार बलदेव सिंह, ये डिफेंस है, बलदेव समझ रहे हैं, बल था उनके पास, तो डिफेंस से रिलेटेड थे। सी एच भाभा जो है वर्क्स माइंस और पावर। लियाकत अली खान फाइनेंस से। अब्दुल रब निस्तार जो है पोस्ट और एयर से। आसिफ अली रेलवेज और ट्रांसपोर्ट। सी राजा गोपालचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स। चुंदीगिर ये जो है कॉमर्स से थे, और गजनफर अली खान ये हेल्थ से। जोगिंदर नाथ मंडल, इनको लॉ जो है उस पर मिली थी मिनिस्ट्री। तो ये जो है ये पूरा था, इंटरिम गवर्नमेंट का था। नेक्स्ट हमारा है मेंबर्स और उनके पोर्टफोलियो, कौन कौन से पोर्टफोलियो थे उनके। ठीक है, अब देखिए जो जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, एक्सटर्नल अफेयर्स भी उनके पास था, कॉमनवेल्थ रिलेशंस भी था और साइंटिफिक रिसर्च भी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट। ठीक है, ये अभी जो पहले था पोर्टफोलियो में वही अभी भी है। राजेंद्र प्रसाद जो है वो फूड और एग्रीकल्चर। मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन। डॉक्टर जॉन मथाई ये जो है आपके रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट की। सुंदगम चट्टी, आर के सुंदगम चट्टी ये फाइनेंस से है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ। जगजीवन राम लेबर। बलदेव सिंह जो है डिफेंस। राजकुमारी अमृता कौर हेल्थ। एच.सी. भाभा कॉमर्स। रफ़ी अहमद किदवई कम्युनिकेशन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज और सप्लाईज। वी गार्डगिल जो है ये वर्क माइंस और पावर। तो ये हमारा पोर्टफोलियो था। ठीक है ना, तो हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमने कंप्लीटली इसको कवर कर लिया, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक बार 2 बार इसको सुन लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।